भाग 23। विक्रम ने गहरी सांस ली। वह एक पल को शांत सा खड़ा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह जब कुछ समझ नहीं पाया तो लैपटॉप उठाकर घर के अंदर चला गया और अपने कमरे में आ बैठा। विक्रम सोचने लगा कि क्या आरुषि उसे समझेगी। दयाल काका ने डाइनिंग टेबल पर आकर खाना लगाया और आरुषि को आने को आवाज दे खुद ऊपर विक्रम के कमरे में चले गए। आरुषि उदास सी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। काका ने विक्रम को लंच करने के लिए चलने को बोला तो उसने मना कर दिया कि उसे भूख नहीं है। दयाल काका को तो पता था कि विक्रम शायद किसी बात को लेकर परेशान है। उन्होंने सोचा कि पहले वह आरुषि को खाना खिला देते हैं, उसके बाद विक्रम से बात करेंगे। काका वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि आरुषि उदास सी बैठी है। क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? आप मुझसे बात मत कीजिए, मैं नाराज हूं आपसे। क्यों? मैंने क्या किया? झूठ बोला है आपने मुझे। मैंने पूछा था आपसे कल कि क्या किया है आपने और विक्रम भाई ने माँ के साथ, पर आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कहा तो था बिटिया, सब ठीक कर दिया है विक्रम ने, और इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत है काका। आपने क्यों नहीं बताया कि विक्रम भाई ने माँ को चालाकी से अपने जाल में फंसाया? दयाल काका चुप हो गए और सोचने लगे कि इसे ये बात कैसे पता। आरुषि बोली, काका बताओ ना कि क्या किया है भाई ने। कहीं माँ को उनके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए भाई ने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था? मैंने अभी बाहर सुना माँ के दोस्त अजीत अंकल को विक्रम भाई से बात करते हुए। भाई तो कभी कुछ नहीं बताते मुझे, आप ही बता दो कि क्या किया था उन्होंने। काका ने आरुषि को सब कुछ कह सुनाया। आरुषि नम आंखों से काका को देखने लगी। इसका मतलब माँ को जेल पहुंचाने के लिए भाई ने खुद को तकलीफ पहुंचाई और झूठ भी बोला? तो क्या करता? उस औरत को तुम्हें नुकसान पहुंचाने देता या इंतजार करता कि कब वह उस पर जानलेवा हमला करे? नहीं, मैं यह नहीं कह रही, पर भाई का तरीका तो गलत था ना। उन्हें माँ की तरह गलत रास्ते पर चलने की क्या जरूरत थी? विक्रम ने कुछ भी गलत नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि दुष्टों के साथ दुष्टता करने में कोई बुराई नहीं है। आरुषि चुप हो गई। दयाल काका ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोला, बेटा, विक्रम बहुत ज्यादा प्यार करता है तुमसे, और कोई तुम्हें जरा सी भी तकलीफ दे या उसे सहन नहीं होता। हाँ, वह बात अलग है कि कभी बोलता नहीं है यह सब तुम्हें। उसके प्यार की कद्र करो, उसे समझो कि वह सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा चाहता है। तुम्हारा और विविधा का साथ पाकर वह धीरे धीरे बदल रहा है। उसके हर एक कदम पर सवाल उठाकर उसे तकलीफ मत पहुंचाओ। अगर वह वापस पहले जैसा बन गया तो मेरा विक्कू शायद फिर कभी लौट नहीं पाएगा। आरुषि सिर झुकाकर बोली, सॉरी काका, मेरा मतलब वह नहीं था। आपको तो पता है ना कि मैं अभी यह सब कुछ इतने अच्छे से समझ नहीं पाती कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने आपसे कह दिया। मैं बस माँ को हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर भेज देना चाहती हूँ। दयाल काका मुस्कुरा दिए। अच्छा, तभी विक्रम ने खाने के लिए मना किया। आज मैं भाई के लिए खाना लेकर जाऊं उनके कमरे में? दयाल काका कुछ वक्त तक चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं प्लेट लगा कर देता हूँ, लेकिन मैं विक्रम के कमरे के बाहर रहूंगा। अगर तुम्हें लगे कि विक्रम गुस्सा करने वाला है तो मुझे आवाज दे देना, मैं अंदर आ जाऊंगा। ठीक है? आरुषि बोली, ठीक है। थोड़े समय बाद आरुषि विक्रम के कमरे में खाना लेकर आई। विक्रम जो सोफे पर बैठकर आराम कर रहा था, नजर उठाकर एक बार उसे देखा और फिर वापस अपने काम में लग गया। आरुषि मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई। आप खाना क्यों नहीं खाने आए? चलिए, आज हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। विक्रम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। आरुषि फिर बोली, भाई, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझसे कुछ गलती हो गई है? विक्रम ने लैपटॉप बंद कर उसे एक तरफ किया और आरुषि की तरफ मुड़कर बैठ गया। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो कि मैंने तुम्हारी माँ को गलत तरीके से फंसाया? क्या तुम्हें सच में बुरा नहीं लगा?
कोई शिकायत नहीं है मुझसे। आरुषि शांत सी हो गई। विक्रम बोला, बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? दयाल काका ने बताया कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और जो करते हैं मेरे भले के लिए करते हैं। भाई, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। जानता हूँ, काका ने क्या कहा और क्या नहीं मुझे उस सब से मतलब नहीं है। तुम अपनी बताओ कि तुम्हें क्या लगता है? आरुषि बोली, आपने जो किया सही किया। माँ इसी लायक है, क्योंकि जो उन्होंने गुनाह किए हैं उनकी सजा तो उन्हें मिलेगी ही ना। लेकिन विक्रम बोला, लेकिन क्या? मैं उनकी तरह पत्थर दिल तो नहीं हूं ना भाई। थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है, आखिर माँ है वो मेरी। ये चालाकियां धोखेबाजी करना उनका काम है और इस सब से मुझे चिढ़ होती है। आप तो उनकी तरह गंदे नहीं हो ना, तो आप क्यों उनके जैसे बन रहे हो? कभी कभी सोचती हूँ कि माँ यहाँ कभी हमारी जिंदगी में लौट कर ही नहीं आती तो कितना अच्छा होता। वो जब भी आसपास होती हैं तो मुझे हर वक्त डर लगता रहता है। और सच कहूँ तो अभी तक लग रहा है कि जब वो जेल से बाहर आएंगी तो पता नहीं फिर क्या नाटक करेंगी, या चली क्यों नहीं जाती वापस जहाँ से भी आई हैं। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम इन्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर भेज दें? विक्रम खामोश सा उसे देखने लगा। आरुषि बोली, छोड़िए यह सब, आप खाना खाओ। आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया। विक्रम उठ खड़ा हुआ। मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ, मुझे कुछ काम है, इसीलिए इसी वक्त निकलना होगा। उसने अपना फोन उठाया और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। बाहर उसने जब काका को खड़े देखा तो उनके पास आया और बोला, आरुषि का ख्याल रखिएगा, मैं लौटने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? आता हूं। वह घर से बाहर निकल गया। काका परेशान से बोले, इसका भी पता नहीं, समझ नहीं आता कि क्या चलता है दिमाग में। विक्रम ने अजीत को फोन किया। कहाँ हो? मुझे बात करनी है आपसे। ठीक है, आता हूं। कुछ समय बाद दोनों एक कैफे में मिले। विक्रम बोला, आपने कहा था कि अगर मैं ये केस वापस ले लेता हूं तो आप कल्पना को यहां से बहुत दूर ले जाएंगे। अजीत बोला, हाँ, मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं। विक्रम बोला, पता नहीं उस जैसी औरतों का कोई दोस्त कैसे हो सकता है। वैसे मुझे उस औरत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, पर आपकी बात पर भरोसा करके मैं अपना केस वापस ले रहा हूं। कल्पना आइंदा आरुषि या मेरे घर के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। उसे मेरी नजरों से हमेशा के लिए दूर कर देना। याद रखना, अगर आज के बाद मुझे वह कहीं दिखाई दी तो उस कल्पना के साथ आपकी मुसीबत आनी तय है। अजीत खुश होते हुए बोला, बिल्कुल, मैं वादा करता हूं कि कल्पना यहां से दूर चली जाएगी। वो खुद भी यही कह रही है। अब तुम बस एक बार अपना केस वापस ले लो। विक्रम अजीत के साथ पुलिस स्टेशन गया और वहां अपना केस वापस ले लिया। उसने कल्पना के पास जाकर कहा, याद रखना, अगर तुम दोबारा यहाँ आस पास भी नजर आई तो जिंदगी भर पछताओगी। आरुषि की माँ हो, इसलिए तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। विक्रम वहां से चला गया। अजीत ने कल्पना की ओर देखा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अब तुम्हें मैं यहां से बहुत दूर भेज दूंगा। कल्पना मुस्कुराने लगी और मन ही मन बोली, बेवकूफ है वो और तुम जिसने ऐसा सोच लिया। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, वह भी किसी भी कीमत पर। इस विक्रम को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। विक्रम वहां से अपने रास्ते में था। वह अपने फैसले से खुश नहीं था, पर वह आरुषि को इस कल्पना नाम की मुसीबत से दूर कर देना चाहता था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी माँ का चेहरा घूमने लगा कि उसने अपनी माँ की गुनहगार को छोड़कर अपने बेटे होने के फर्ज को निभाने से चूक कर दी। वह अब खुद को माँ और आरुषि के लिए अपने फर्ज से खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगा। विक्रम की आंखों में नमी तैर गई। वह धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा, सॉरी माँ, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे इस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया। आई एम सॉरी, मैंने आपको निराश कर दिया। विक्रम ने अपनी गाड़ी एक साइड रोक दी और उससे बाहर निकलकर एक ओर खड़ा हो गया।
वह घर जाने से पहले अपने मूड को एकदम ठीक कर लेना चाहता था, ताकि उसे ऐसे देख काका और आरुषि का मूड खराब ना हो। विक्रम ने फोन कर काका को सब बता दिया और मार्केट की तरफ निकल गया। कुछ समय बाद ब्रजेश जी दयाल काका के यहाँ आ गए। काका ने जब ब्रजेश जी को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह जल्दी से आगे बढ़े और ब्रजेश जी को गले से लगा लिया। अरे आपने तो मुझे खुश कर दिया। मैं सोच रहा था कि कहीं आपने आने का प्लान तो नहीं बदल दिया, लेकिन देखिए आप आ ही गए। आइए घर के अंदर चलकर बात करते हैं। वह उन्हें अपने साथ लेकर घर के अंदर आ गए। दोनों अब आपस में बातें करने लगे, अपने गुजरे जमाने को याद करने लगे। आरुषि भी उनके पास आ बैठी। दयाल काका ने जब देखा कि ब्रजेश जी पूरी तरह से सहज हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने मुद्दे पर आना सही समझा। बस एक ही चिंता खाए जा रही है मुझे तो, कि मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए जो उसे और पूरे घर को संभाल ले। ब्रजेश जी बोले, आप चिंता ना करें, अच्छी लड़की मिल जाएगी। दयाल काका बोले, एक लड़की है मेरी नजर में, बस उसके पिताजी मान जाएं। ब्रजेश जी बोले, जैसे आपने अपने बेटी की तारीफ की है, उस हिसाब से तो कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए उससे शादी के लिए ना नहीं कहेगा। दयाल काका बोले, तो फिर मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? ब्रजेश जी यह सुन हड़बड़ा गए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। दयाल काका बोले, दरअसल मुझे विविधा बिटिया ही पसंद आई है अपने विक्रम के लिए। सच कह रहा हूँ, जब वो इस घर में होती है तो घर की रौनक बढ़ जाती है। उसे यहाँ सभी पसंद करते हैं। आरुषि बोली, अंकल मैम को हमेशा के लिए हमारे यहाँ भेज दो ना, मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती है। ब्रजेश जी सोच में पड़ गए कि क्या कहें। दयाल काका बोले, आप आराम से सोच कर जवाब दीजिए, कोई जल्दी थोड़े है। कुछ समय में विक्रम आ जाएगा, आप उससे मिल लीजिएगा इत्मीनान से। अगर वो आपको पसंद आता है तो रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिएगा। घर पर विविधा के पास छवि जी आ बैठी। एक बात पूछूं? विविधा लेटी हुई अपनी बुक पढ़ते हुए बोली। पूछो। छवि जी बोलती हैं, तू विक्रम को पसंद करती है ना? अच्छा लगता है ना वो तुझे? यह सुन विविधा हैरान सी माँ को देखने लगी, फिर हड़बड़ा कर उठ गई। क्या बोल रही हो आप? किसने बोला ये सब आपको? तेरी हरकतों ने। साफ दिखता है कि तू उसे कितना पसंद करती है। जब देखो उसी के बारे में बात करती रहती है और उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती है, यहाँ तक कि उसके फोटोज भी अपने फोन में रखती है। विविधा अचंभे से माँ को देख रही थी। छवि जी बोली, कल रात को उसकी फोटो देखते हुए सो गई थी। पता भी है तुझे? तब देखा मैंने। अब छुपाने से कुछ नहीं होगा, मान ले सच। वैसे तुम दोनों की जोड़ी लगती भी बहुत अच्छी है। विविधा अब चुप हो गई और सोच में पड़ गई कि क्या यह सच है, क्योंकि माँ से पहले काका भी यही बात कहते रहे हैं। तो क्या मैं सच में विक्रम को पसंद करती हूँ? छवि जी बोली, किसी दिन तेरे पापा का मूड अच्छा देखकर उन्हें विक्रम का रिश्ता सुझाऊंगी। मुझे लगता है कि दयाल जी को भी तुम दोनों की जोड़ी बहुत पसंद है, वो हाँ ही करेंगे। ये तेरी लव मैरिज है, ये बात बस मुझे पता होगी, वरना सबके लिए तो अरेंज मैरिज ही होगी। विविधा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह उठकर टेरेस पर भाग गई। उसे अब एहसास हो चला था कि हाँ, विक्रम को पसंद करती है वो, और हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती है। वो विक्रम ही है जिसके साथ वह लड़ते झगड़ते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती है। विविधा खुश होते हुए नाचने लगी। पीछे से आ खड़ी हुई छवि जी उसे ऐसे खुशी से नाचते हुए देख मुस्कुराने लगी। विक्रम एक ओर बैठ गया। कुछ देर बाद किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विक्रम ने उस ओर देखा तो सामने ललिता बुआ खड़ी थी। वह सोचने लगा कि अब ये और कहां से आ गई। एक तो मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, अब ये और मुझे परेशान करेंगी। वह उठ वहां से जाने लगा कि बुआ ने उसे रोक लिया। अरे कहाँ चले? क्या बात है? हमारे मोहल्ले के बाहर तुम फिर से मिलोगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
विक्रम ने नजर उठा आसपास देखा तो पाया कि यह सच में विविधा का ही मोहल्ला है। उसने अब अपनी आंखें बंद की और खुद पर नाराज होते हुए सिर हिलाया और बड़बड़ाया, पता नहीं मैं इस रास्ते आया ही क्यों। दिमाग खराब हो चुका है मेरा, शायद सब गड़बड़ कर रहा हूं मैं। ललिता बुआ बोली, कुछ काम था क्या? विक्रम ने उनकी ओर देखा और बेरुखी से बोला, नहीं, बस गलत रास्ते पे आ गया। ललिता बुआ बोली, ड्राइवर होकर गलत रास्ते पर आ गए? ये बात समझ नहीं आई, कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? विक्रम ने गुस्से से उन्हें देखा और वहां से जाने लगा कि ललिता बुआ ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे तुम तो गुस्सा हो गए? अच्छा, माफ कर दो मुझे, 2 मिनट रुको तो, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। विक्रम बोला, जल्दी बोलिए। ललिता बुआ बोलती है, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? विक्रम सोच में पड़ गया कि उसकी शादी से इन्हें क्या लेना देना। नहीं, पर आप क्यों पूछ रही हैं? ललिता बुआ बोली, वो क्या है ना बेटा, मुझे तुम बड़े सुशील लगे और सुंदर तो तुम हो ही। विक्रम शक भरी नजरों से उन्हें देखने लगा। आपको नहीं लगता कि आपकी उम्र कुछ ज्यादा है? ललिता बुआ शर्माते हुए बोली, हट पगले, मैं अपनी बात थोड़े ही कर रही हूँ। दरअसल मेरी एक भतीजी है, बड़ी ही प्यारी बच्ची है, तो उसकी शादी तुमसे करने का बड़ा ही मन है मेरा। मैं तुम्हें उसका पता दे देती हूँ, तुम पहुंच जाओ रिश्ता लेकर। खूबसूरत, पढ़ी लिखी और नौकरी वाली लड़की है। तुमने तो देखा भी हुआ है उसे। उसका नाम। बुआ विविधा का नाम लेती कि विक्रम खींच उठा। बस करिए अपनी बकवास, नहीं करनी मुझे शादी। और आप होती कौन है मेरी शादी की चिंता करने वाली? आप अपने परिवार को देखो, मेरे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं देखती कि सामने वाला इंसान परेशान है। बस शुरू हो गई शादी का पिटारा खोलकर। अपनी ये रिश्ते की दुकान कहीं और जाकर खोलिए। आज आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूँ, आइंदा मेरे सामने भी मत आइएगा, वरना पुलिस कंप्लेन कर दूंगा कि आप मेरा पीछा कर रही हैं और अपनी भतीजी से मेरी शादी कराने पर तुली हुई हैं। ललिता बुआ को लगा कि यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है। यह लड़का तो बहुत ही गर्म खोपड़ी है। वह जल्दी से मोहल्ले के अंदर भाग गई। विक्रम अपनी गाड़ी में जा बैठा और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने को हुआ कि दयाल काका ने उसे आने में देर होने पर फोन कर दिया। कहाँ हो बेटा? विक्रम अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश करते हुए बोला, बस आ रहा हूं कुछ देर में। कॉल कट कर विक्रम ने वहीं बैठे हुए कुछ बिजनेस कॉल्स की। इतने में मोहल्ले की कुछ औरतें उसी ओर आ बैठी और विविधा के बारे में बातें करने लगी। विक्रम ने उनकी ओर देखा, फिर जैसे ही अपना फोन साइड वाली सीट पर रखकर चलने को हुआ कि उन औरतों की बातें उसके कानों में पड़ी। एक पड़ोसन बोली, बताओ, ब्रजेश जी तो कितने अच्छे हैं और छवि जी भी बड़ी मिलनसार महिला हैं, पर विविधा ने तो उनकी नाक कटा दी। विक्रम विविधा का नाम सुन चौंका। अगले ही पल उसे याद आया कि उसके पेरेंट्स का भी तो यही नाम है। दूसरी पड़ोसन बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा करेगी। बताओ, एक ड्राइवर के साथ चक्कर चल रहा है। कुछ तो ख्याल किया होता माँ बाप की इज्जत का। इश्क भी फरमाया तो किससे? एक ड्राइवर से। और जब उसकी खुद की बुआ यह सब बता रही है तो ये झूठ तो बिल्कुल नहीं होगा ना। विक्रम के कान में जैसे ही यह शब्द पड़े तो वह दंग रह गया। क्या विविधा सच में किसी को पसंद करती है? कहीं मुझे इनकार करने की वजह यही तो नहीं कि वह किसी और से प्यार करती है? विक्रम को अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बेहद कीमती चीज जिसे वो अपना समझता था उसे छीन ली गई हो। विक्रम को विविधा पर गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे विविधा ने उसे धोखा दे दिया है, पर उसने उसे भरोसा ही कब दिया था। दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी विविधा का शादी से इनकार सुनने के बाद भी कि विविधा उसकी है, पर आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई। विविधा को खोने के बाद आज विक्रम को अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत समझ आ रही थी कि वह कितनी स्पेशल है उसके लिए। वो उसके बिना कैसे रहेगा, क्योंकि अब तो विविधा उसकी आदत में शुमार हो चुकी थी। पर क्यों?
क्यों इतनी तवज्जो देता है वो उस लड़की को? आखिर लगती कौन है वो उसकी? हर वक्त तो उससे लड़ती रहती है। वह कुछ वक्त तक गाड़ी में चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में नमी थी। पता नहीं क्या हो रहा था उसके साथ। पहले उस कल्पना को रिहा करवाना पड़ा और अब विविधा के दिल में कोई और है। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर अपने घर चल दिया। रास्ते भर उसके दिमाग में उन औरतों की बातें घूमती रही। वह सोचने लगा कि आखिर विविधा किसी और से प्यार करती है तो क्यों उसकी इतनी फिक्र किया करती थी। वहां पहुंचकर उसे ब्रजेश जी बैठे दिखाई दिए। दयाल काका उठकर उसके पास आए और हाथ पकड़कर ब्रजेश जी के पास ले आए। बेटा, ये विविधा के पापा हैं। विक्रम चौंका कि विविधा के पापा यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने दयाल काका की ओर देखा तो उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान देखकर ये समझ गया कि काका क्या करना चाह रहे हैं। उसने अपना गुस्सा एक तरफ किया और आगे बढ़ उनके पैर छुए। ब्रजेश जी ने उसे और उसके संस्कारों को देखा तो खुश हो गए। दयाल काका ने विक्रम को वहीं बैठा लिया। विक्रम बेटा, मेरी बात तो ये मान नहीं रहे हैं। अब तुम ही बताओ इन्हें कि विविधा बिटिया कितनी ज्यादा अच्छी है। विक्रम बस कैसे भी करके वहां से जाना चाहता था तो काका की हाँ में हाँ मिला दी। जी अंकल, काका और आरुषि को बहुत पसंद है। वो भी इनसे काफी अटैच्ड है। ब्रजेश जी बोले। और तुम्हारी खुद के लिए क्या राय है बेटा? दयाल जी विविधा और तुम्हारी शादी कराने का सोच रहे हैं। मुझे तो तुम बहुत पसंद आए। तुम्हारा क्या ख्याल है? विक्रम को विविधा के पड़ोसियों की बात याद आई और फिर उस रोज विविधा का खुद उसे इनकार करना भी याद आया। उसने एक गहरी सांस ली। इस बात में कोई शक नहीं है अंकल कि विविधा एक बहुत ही अच्छी लड़की है, पर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। प्लीज वजह मत पूछिएगा, मेरे खुद के कुछ पर्सनल रीजंस हैं। विक्रम का विविधा से शादी करने से साफ इनकार सुनकर ब्रजेश जी को काफी बुरा लगा, पर वह चुप रहे। लेकिन दयाल काका को बहुत गुस्सा आया कि मैं यहाँ दिन रात एक कर रहा हूँ इन दोनों को मिलाने के लिए, और यह है कि सब बर्बाद करना चाहता है। उन्हें तो लगा था कि विक्रम खुशी खुशी हाँ कर देगा, लेकिन हुआ उससे उल्टा। अब और क्या चाहिए इसे? कौन सा खुद से कबूल करवा रहा हूँ कि ये विविधा से प्यार करता है। विक्रम ब्रजेश जी से माफी मांग काम का बोलकर वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया। ब्रजेश जी को विक्रम का इनकार करना अच्छा नहीं लगा। आखिर कमी क्या है उनकी बेटी में? वह कुछ देर बाद अपना बहाना बनाकर बिना खाना खाए ही वहां से चले गए। दयाल काका गुस्से में विक्रम के पास पहुंचे और उसे जोर से डांटा। आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं जितना तुम्हारी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश करता हूँ, तुम उतना ही उस गाड़ी को पीछे खींच लेते हो। आखिर दिक्कत क्या है तुम्हारी? पहले तुमने उस कल्पना का केस वापस ले लिया। मैं समझ गया कि आरुषि के लिए किया तुमने वो, और सहमति दी, लेकिन ये क्या? खबरदार मुझसे झूठ तो बोलना ही मत कि तुम उसे पसंद नहीं करते। सब दिखाई देता है मुझे और समझ भी आता है, और एक सच यह भी है कि वह भी तुम्हें पसंद करती है। विक्रम झुंझलाहट में बोला। सब गलतफहमी है आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। दयाल काका बोले। गलतफहमी मुझे नहीं है, तुम्हें है। मैंने खुद देखा है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार, और तुम भी पसंद करते हो उसे। विक्रम बोला। गलत। अगर वह मुझे पसंद करती होती तो कल जब मैंने उसे सामने से प्रपोज किया था तो वह मना नहीं करती शादी का। दयाल काका चौंके। क्या कहा तुमने? तुमने उसे प्रपोज किया था? विक्रम बोला। हाँ, मैंने कल उसे सीधे सीधे पूछा था कि क्या वह मुझसे शादी करेगी, और पता है विविधा ने क्या कहा? हरगिज नहीं। विक्रम ने उन्हें सब कुछ सुना दिया। काका बोले। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। विक्रम बोला। वह तो मुझे भी नहीं था, लेकिन आज जब मैं उसके मोहल्ले के पास खड़ा था तब वहां की औरतें विविधा के बारे में बात कर रही थी कि वो किसी ड्राइवर से प्यार करती है। दयाल काका पहले तो दंग रह गए, फिर संभल कर बोले। लोग तो कुछ भी बोलते हैं। विक्रम बोला। लेकिन उन लोगों को यह बात विविधा की बुआ ने ही बताई है।
भला कोई अपने ही घर की इज्जत क्यों उछालेगा? काका बोले, मैं खुद बात करूंगा विविधा से इस बारे में। विक्रम बोला, कोई जरूरत नहीं है, वैसे मुझे भी उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दयाल काका शांत हो गए। वह हताश से वापस अपने कमरे में चले गए। उन्होंने तो ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, पर यहां तो सब खत्म हो गया। ब्रजेश जी घर लौटे। उनके उदास चेहरे को देखकर छवि जी कमरे में उनके पास जा बैठी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और कहाँ गए थे आप? ब्रजेश जी बोले, दयाल जी के यहाँ गया था। छवि जी यह सुनकर चौंकी। लेकिन आप वहां क्यों गए थे? ब्रजेश जी बोले, बताया तो था कि दयाल जी बार बार मुझे अपने घर आने की जिद कर रहे थे, तो मैं चला गया। छवि जी बोली, यह तो अच्छी बात है ना, लेकिन आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? ब्रजेश जी बोले, उतरेगा क्यों नहीं, वहां बेइज्जती हो गई मेरी। छवि जी को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा। बेइज्जती? क्यों, क्या हुआ? ब्रजेश जी बोले, दयाल जी ने तो खूब आवभगत की, बड़े ही आदर सम्मान से मिले, बहुत भले आदमी हैं। उन्होंने मुझसे मेरी विविधा का रिश्ता मांगा विक्रम के लिए। छवि जी यह सुन उत्सुकता से बोली, फिर आगे क्या हुआ? आपने क्या कहा? ब्रजेश जी बोले, मैंने तो सोचने के लिए वक्त मांगा था। उसी समय विक्रम वहां आ गया। मुझे तो वह काफी पसंद आया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि हम दोनों उसकी शादी विविधा से कराना चाहते हैं, तो उसने साफ मना कर दिया। मैं तो खुश हो रहा था कि मेरी बेटी अच्छे घर में पहुंच जाएगी, पर विक्रम को जब हमारी बेटी पसंद ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। छवि जी ने यह सुना तो धक्का लगा। क्या विक्रम ने मना किया? लेकिन क्यों? ब्रजेश जी बोले, वजह तो नहीं बताई। छवि जी भी सोचने लगी कि जब विविधा को इस बारे में पता चलेगा तो कितनी तकलीफ होगी। नहीं, मैं उसे अभी नहीं बताऊंगी, बाद में सही समय देखकर कह दूंगी। मेघा ललिता बुआ पर गुस्सा कर रही थी। आपसे एक काम भी ढंग से नहीं हुआ। अरे उस ड्राइवर को बताना था ना कि अपने माँ बाप की इकलौती संतान है और कितनी सुंदर है, गुणी है, तभी तो मन करता ना उसका उस विविधा की बच्ची से। अब तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं विविधा उसी पैसे वाले लड़के से ही शादी ना कर ले। मैं बता रही हूँ आपको, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगी। मैं ना उस विविधा का खून कर दूंगी या फिर उस लड़के को ही मार दूंगी। ललिता बुआ बोली, दिमाग को थोड़ा शांत रखा कर तू। और मुझे क्या कह रही है कि कुछ नहीं होता? खुद तूने क्या कर लिया? एक पैसे वाला लड़का तक नहीं फंसाया गया तुझे। एक प्लान फेल हुआ तो होने दे, दूसरा प्लान तो है ना। मेघा बोली, क्या मतलब? ललिता बुआ बोली, अगर विविधा की शादी उस ड्राइवर से नहीं होती तो ना सही, हम उसकी शादी मेरे लाए हुए रिश्तों में से किसी एक से भी करवा देंगे, जिससे ये विविधा नाम की बला भी टलेगी और हमें कमीशन भी मिलेगा। ललिता बुआ ने मेघा को अपना प्लान समझाया तो वह खुश हो गई। इस विविधा का गेम ओवर तो मैं ही करूंगी। विविधा के चेहरे से मुस्कुराहट हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह विक्रम के साथ अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचने लगी। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि अगर विक्रम ने ना कर दिया तो। पर काका तो कहते रहते हैं ना कि विक्रम भी मुझे पसंद करता है, लेकिन उस रोज तो मना कर रहा था ना। विविधा गहरी सोच में डूब गई। रात को विक्रम परेशान सा कमरे में इधर उधर टहल रहा था। पहले कल्पना और विविधा की बातों से उसका दिमाग बुरी तरह खराब हो चुका था। उसे अब और नहीं रहा गया और शराब में खुद को डुबो दिया। दयाल काका बाहर एक ओर खड़े उसे देख रहे थे। उनका विक्रम शायद एक बार फिर आज अपना सब कुछ हार चुका था। पहले उसने मां को खोया और आज उसे पता चला कि जिस विविधा को वो अपना दिल दे चुका है, वो तो पहले ही किसी और को अपना मान चुकी है। दयाल काका आगे बढ़े और विक्रम के पास जा बैठे। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।